बीएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र आपके चौथे प्रश्न पत्र पर्यावरण शिक्षा, जिसमें हमारी आपकी चर्चा पर्यावरण जागरूकता एवं प्रबंधन पर हो रही थी, जिसमें हम आप राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की जो भूमिका है उस पर चर्चा परिचर्चा हमारी आपकी चल रही थी। तो कल हमने आप सभी लोगों से स्टॉकहोम सम्मेलन यानी विश्व पर्यावरण सम्मेलन पर चर्चा चल रही थी। उसी क्रम में आगे क्योटो प्रोटोकॉल एक इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के ही अंतर्गत था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, जिसको मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था कुछ दिन पहले, तो ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण के उद्देश्य से जापान में क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को हस्ताक्षरित क्योटो संधि अस्तित्व में आई थी। इस संधि में कार्बन उत्सर्जन करने वाली कुछ प्रमुख गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड उत्पन्न करने की जो दर थी उसको कम करने पर बात हुई थी। यह 16 फरवरी 2005 से ये प्रभावी हो गया। इसी को हम आप क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी हमारा जो विश्वतापन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए एक संधि बनाई गई कि सभी लोग मिल करके जितनी गैसों का हमने नाम लिया अभी, उन सभी गैसों की जो प्रोडक्शन की जो मात्रा है उसको सभी लोग जब कम करेंगे तो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो असंतुलन है, वह संतुलन हो जाएगा, यानी हमारा ही आप सभी लोगों का लाभ होगा। दूसरा सम्मेलन हुआ सौर ऊर्जा सम्मेलन, और यह सम्मेलन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में 16-17 दिसंबर को वर्तमान जो ऊर्जा संकट है और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की खोज के अंतर्गत एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूनेस्को द्वारा प्रायोजित सौर ऊर्जा के इस सम्मेलन में वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी शोध किया गया, उत्पादन और इसको रोजगार पर बढ़ाने के लिए इसके समस्याओं और इसके निराकरण पर लोगों ने अपने विचार विमर्श दिए, ताकि देश में ऊर्जा जो संकट है उससे हम निजात पाएँ और हमारी जो वैकल्पिक ऊर्जा है, जो सूर्य की जो प्रकाश से हम बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं, इस पर बहुत सारे शोध हुए। और इसके उत्पादन से, क्योंकि अब आप देखते हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा में सोलर पैनल का लोग बहुतायत मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, इससे हम ऊर्जा का सदुपयोग भी करते हैं और एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत का भरपूर लाभ भी लेते हैं। इस तरह से जैसे एक मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में संयुक्त राष्ट्र संघ का 11वां जलवायु परिवर्तन हुआ, इस सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा 2012 तक अपने यहाँ ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वर्ष 1990 के स्तर को पाने के लिए उनके उत्सर्जन में 25 से 40% कटौती करने, एक पर्यावरण कोष बनाने तथा विकसित तकनीक हस्तांतरण पर सहमत बने। उनके आश्रय स्थल को
गंभीर खतरा बन गया है। अतः प्राकृतिक संरक्षण में, जिसमें वन्य प्राणी भी सम्मिलित हैं, वे आर्थिक आयोजनों के विकास को महत्व दिया गया। सभी देशों में विकसित या विकासशील देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही प्रकार के पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में अपने अपने देश के वैज्ञानिकों को शोध और इसकी समस्या का समाधान करने के लिए बढ़ावा दिया गया। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार, चार्टर माने कानून होता है, चार्टर के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार राज्यों को अपने स्वयं के पर्यावरण उत्तरदायित्वों के अनुसरण में अपने स्वयं के संसाधनों का दोहन करने का सर्वाधिकार है। भाई, जैसे जो वस्तु आपके पास है उसका भरपूर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आवश्यकता से अधिक उसका प्रयोग करते हैं तो उसको हम दुरुपयोग की भी परिभाषा में कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो अधिकार क्षेत्र में है, जिनको हम यूज करते हैं, उसमें इतना यूज ना करें जो अनयूज यानी अनुपयोग की दायरे में आ जाए। तो उसके लिए उन लोगों ने एक बताया कि जैसे आज हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो किसी के लिए वो संकट है, यानी भविष्य में वो मेरे लिए भी संकट है। इस तरह की एक कानून बना लिया जाए जिससे सारे लोग उसका अनुपालन करें। जैसे राज्य ये सुनिश्चित भी करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए एक समन्वित, सक्षम तथा गतिशील भूमिका का वो निर्वहन भी करेगा। क्योंकि मनुष्य और उसके पर्यावरण आणविक हथियारों तथा जनसंहार के अन्य साधनों प्रभावों को बचाना है। राज्यों के ऐसे हथियार की समाप्ति कर दी जाए या उसका पूर्ण हम विनाश करा दें जिनसे इन फ्यूचर यदि उसका उपयोग हुआ तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर कितना उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो उसको हम किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को, किसी भी प्रदेश को उसका उपयोग करने के लिए उस पर हम प्रतिबंध लगाएं। स्टॉकहोम घोषणा पत्र के आधार पर यूनेस्को के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम का एक गठन किया, जिसमें यूनेस्को और यूनेप द्वारा सम्मिलित रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का जो गठन किया गया। क्योंकि 1975 में पर्यावरण तथा समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र संघ का तृतीय सम्मेलन हुआ और 1982 में स्टॉकहोम में 10वीं जयंती के अवसर पर नैरोबी में हुए सम्मेलन में एक घोषणा की तैयारी की गई, जिसमें सभी राष्ट्रों और विश्व समाज के लोगों से अनुरोध किया गया। पहली चीज़ तो उनसे अनुरोध ये किया गया कि मरुस्थल के प्रसार और वनों के जो काटे जा रहे हैं उस पर नियंत्रण किया जाए और इसके साथ साथ भूमि और जल प्रबंधन का संवर्धन किया जाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेषता सभी का सहयोग अपेक्षित है। पेयजल और गंदे पानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसाइकलिंग सिस्टम को डेवलप किया जाए। सौर ऊर्जा के नए स्रोतों का संवर्धन करें। हम क्षेत्रीय महासागर कार्यक्रम का हम संवर्धन करें। वायु प्रदूषण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकने का हम क्रियान्वयन करें। रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हानिकारक रसायनों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। इस तरह से बहुत सारे प्लान
हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए उन लोगों ने बनाया, जिसमें एक बाली सम्मेलन है। बाली सम्मेलन मुख्यतः जो हमारा जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो समस्या है, यानी धरती को बचाने के लिए क्वाटो में शुरू हुआ अभियान, जिसको आप यूँ मानें कि 13वें पड़ाव के रूप में इंडोनेशिया द्वीप में पहुंचा। तो 14 दिसंबर 2007 तक चले इस सम्मेलन में लगभग 190 देशों में बहुत सारे, लगभग हजारों की संख्या में नेता, नौकरशाह, जलवायु विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संगठन, पर्यावरणविदों, मतलब बहुत सारे विद्वत समाज के लोगों ने जो हमारा तापमान की जो वृद्धि के रोकने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित वाली शिखर सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु एक रोड मैप तैयार किया। यानी उन्होंने इस वैश्विक जो तापमान में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए, यानी ग्रीन हाउस जो गैस के उत्सर्जन में जो कमी लाना अति आवश्यक हो गया, इसके लिए विश्व में विकसित और विकासशील देशों को शीघ्रता से एक संधि पर सहमत होना अनिवार्य होगा। इस भावी संधि की रूपरेखा तय करने के लिए 2009 तक एक समय सीमा तय कर ली गई। यानी एक बनाया गया कि एक रोड मैप हम आप सभी लोग बनाएं और 2009 तक इसको हम पूरी तरह से बना लें। इन 2 वर्षों की बातचीत के आधार पर, यानी 2009 में कोपेनहेगन में होने वाले अगले शिखर सम्मेलन में इस संधि पर हस्ताक्षर करने की बात हुई। यानी 2 वर्षों में आप सभी लोग अपने अपने यहाँ देखें। और यह संधि 2012 में समाप्त हो रहे क्वाटो प्रोटोकॉल की स्थान लेगी और 2013 में इसको हम पुनः लागू हो जाएगा। इस नई संधि में सभी देशों का निर्देश होगा कि वे 2020 तक के राष्ट्रीय स्तर के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 25 से 40% की कटौती करेंगे। इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, चीन जैसे आदि देशों से बातचीत में सम्मिलित होने और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके अलावा विकसित देशों द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आने वाली प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराई जाएगी और वैश्विक स्तर पर इन गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु वित्तीय कोषों की भी एक स्थापना की जाएगी। इस तरह से हमारे बहुत नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर इस पर्यावरण संरक्षण के बहुत सारे कार्य किए गए। इससे हम अपने इस पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक जब जिम्मेदार होगा तो निश्चित रूप से वह हमारी, क्योंकि इसमें तो हमारा ही आपका जीवन है और इस जीवन को बचाने के लिए हमें आपको उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरह से पीने के लिए पानी, जीने के लिए भोजन, ठीक उसी तरह से हमको अपने पर्यावरण में शुद्ध ऑक्सीजन लेनी है। जलवायु परिवर्तन ठीक ढंग से हो, अपने समय पे यानी रोटेट हो, तो इसके लिए हम आप सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करें और प्रकृति के पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना करें, बल्कि इसमें ये सभी लोगों की एक छोटे छोटे से सहयोग से इस पूरे पर्यावरण को हम बैलेंस की पोजीशन में ला सकते हैं। और जब जो भी हम आप करेंगे इसका प्रत्यक्ष लाभ और हानि दोनों ये हम ही आप सब इसका सदुपयोग करेंगे।